गुड मॉर्निंग एवरीवन। +1 क्लास जो हमारा 4th चैप्टर चल रहा था जलवायु, इसमें हम आगे करेंगे भारतीय मानसून की प्रकृति कि भारत में मानसून आरंभ कैसे होती है, आगे कैसे बढ़ती है, उसके बाद में मानसून विच्छेद, कई बार कुछ दिनों तक लगातार वर्षा होती रहती है, उसके बाद में बीच में कुछ दिन वर्षा रुक जाती है और उसके बाद में है मानसून का निवर्तन यानी कि मानसून के वापस लौटने का समय और किस प्रकार ये वापस लौटती है। तो मानसून, भारतीय मानसून की प्रकृति। अब इसमें देखो कि मानसून की प्रकृति और उसकी उत्पत्ति के कारणों का पता लगाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। लगभग सभी देशों के वैज्ञानिकों ने ये कोशिश की, क्योंकि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में वर्षा है वो मानसून के द्वारा होती है। तो लगभग सभी देशों के वैज्ञानिकों ने पता लगाने की कोशिश की कि मानसून है वो किस समय आती है, मानसून विच्छेद क्यों होता है, इनके बीच में बारिश बंद क्यों हो जाती है और मानसून है वापिस से कब जाती है। लेकिन आज तक सही पता कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाया है, क्योंकि कई बार मानसून है वो समय से जल्दी आ जाता है, कई बार मानसून है वो काफ़ी दिनों के बाद लेट आता है, या वर्षा है वो काफ़ी दिनों के बाद होती है। ये समस्या अभी तक हमारे सामने बनी हुई है। अब इसमें है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, अब एशिया महाद्वीप कोई भी क्षेत्र है उसकी 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया 2 शब्द हमारे सामने आते हैं। दक्षिण एशिया जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया में आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो भारत के लगभग, ये जो भारत है, भारत के लगभग पूर्व के देश है इसमें, जिसमें कि म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश है जो दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं। पूर्वी एशिया की बात करें तो इसमें चाइना, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ये कि पूर्वी एशिया में आते हैं। तो दोनों के बीच का क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि दक्षिण और पूर्व, ये दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता प्रदान करता है। इसमें 4 चीज़ें आती हैं। एक है मानसून का आरंभ होना। अब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा मानसून आरंभ कैसे होती है। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि मानसून का आरंभ होना यानी कि इसकी शुरुआत कैसे होती है और ये स्थल पर कैसे पहुंचती है। सबसे पहले तो हमें याद रखना पड़ेगा तापमान और वायुदाब। वो चीज़ें हमारे सामने बार बार आएगी। उसमें क्या था कि जहाँ पर तापमान अधिक होगा वायुदाब कम होगा, तापमान अधिक होगा वायुदाब कम होगा, और जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर वायुदाब अधिक होगा। ये 2 चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसमें इसने कहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में व्याख्या की गई थी कि स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। विभेदी तापन यानी कि स्थल, ये है स्थल भाग, ये है जल भाग, दोनों के बीच में जो तापमान का अंतर है यही मानसून पवनों के लिए एक मंच तैयार करता है, आधार तैयार करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक दिन पहले किया था कि यहाँ पर जो ये क्षेत्र है राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दक्षिणी पंजाब, ये गुजरात, ये क्षेत्र है, यहाँ पर रेतीला क्षेत्र है। तो गर्मियों के समय क्या होता है, लगभग मार्च के बाद में गर्मियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। अप्रैल, मई और जून तक पहुँचते यानी कि लगभग मई के लास्ट में यहाँ पर जो तापमान है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर तापमान अधिक होगा वायुदाब कम होगा। तो यहाँ पर जो वायुदाब है वो गिरकर लगभग 800 मिलीबार के आसपास हो जाता है। ये तो हो गया स्थल का। अब बात करते हैं जैसे कि ये स्थल की परिभाषा, उसके बाद में समुद्र की बात करते हैं। ये है समुद्र, भारत के 3 और समुद्र है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। समुद्र का जो औसत तापमान है वो लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस है, वो औसत तापमान है वो बना रहता है। कितना? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस समुद्र का तापमान बना रहता है। और यहाँ पर वायुदाब भी लगभग 900 या 950 मिलीबार, वायुदाब को मिलीबार में मापते हैं, मिलीबार बना रहता है। अब देखो यहाँ पर वायुदाब है वो 950 मिलीबार है, यहाँ पर वायुदाब कितना है? 800 मिलीबार है। तो हवाएं हमेशा ही उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलना शुरू कर देती है। अब समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलना शुरू कर देती है, तो समुद्र पर जब हवाएं चलती है तो समुद्र में जल होता है, इसलिए वो नमी को हवा उठा लेती है और अपने साथ नमी को लेकर
स्थल की ओर जाती है। अब उसके मार्ग में अगर कोई पर्वत आता है तो हवाएं हैं वो पर्वत से टकराती है और वहाँ पर वर्षा आरंभ कर देती है। इसी प्रकार भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। ये तो था विवेदी तापमान की विचारधारा थी। इसमें फिर आगे और मिलेगा आपको कि तापीय और तीव्र समस्याएं लगातार जो चलती आ रही परिभाषा है। अप्रैल और मई के महीनों में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा जो कि भारत के बीच से गुजरती है, यहाँ पर बिल्कुल सीधा चमकता है। सीधा चमकता है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है और तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस अप्रैल और मई में हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं। इसके उत्तर पश्चिमी, देखो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर गहन न्यून वायुदाब का क्षेत्र यानी कि बहुत कम वायुदाब का क्षेत्र है वो विकसित हो जाता है। अब इसके बहुत से नाम है। इसको अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ भी कहते हैं, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं। ये भी न्यून वायुदाब एक ही बात, न्यून वायुदाब का क्षेत्र या अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र दोनों सेम ही है। दोनों के नाम अलग अलग दिए लेकिन दोनों की परिभाषा एक ही है। दूसरी इसको एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, उसके बाद में एक चीज़ और बताई थी आपको कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में आते ही दाएं हाथ की ओर मुड़ जाती है। दो गोलार्ध है। पूरी पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा के द्वारा दो भागों में बांटा गया है। इसके बीच से एक लाइन खींची गई है जिसका नाम है 0 डिग्री, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये है नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध और ये है साउथ हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो हवाएं, ये कोई दीवार तो है नहीं कि रोक लेगी, हवाएं है वो एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध की ओर चलती रहती है। तो इस प्रकार जो दक्षिण पूर्वी, इसने कहा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच की दक्षिण पूर्वी हवा इस प्रकार से चलती है और जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती है, पार करने के बाद में उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिने हाथ को मुड़ जाती है तो इनकी आकृति इस प्रकार से दिशाएं हैं वो बदल जाती है। तो जैसे इनकी दिशाएं बदलती है वो सीधी हवाएं भारत में प्रवेश करती है और समुद्र से बहने के में नमी की मात्रा अधिक होती है और भारत में वर्षा आरंभ कर देती है। तो इस प्रकार से भारत में मानसून की शुरुआत होती है। उसके बाद में मानसून की शुरुआत भारत में प्रवेश, ये हमने पहले भी किया था, दोबारा आप इसलिए किया है कि आपको अगर थोड़ी सी कोई दिक्कत हो तो आराम से आप इसको दोबारा भी समझ सको। उसके बाद में हमने ऋतुओं की लय के बारे में पढ़ा था। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु में तापमान कितना होता है सभी को पता है कि हवाएं किस प्रकार से चलती है, यानी कि शीत ऋतु में हवाएं हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि स्थल भाग में तापमान कम होता है। शीत ऋतु में यहाँ पर तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक हो जाता है। यहाँ पर तो औसत तापमान बना रहेगा, समुद्र में चाहे सर्दी हो गर्मी हो, इसलिए यहाँ पर वायुदाब लगभग उतना ही होता है। तो हवाएं हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलना शुरू कर देती है, यानी विपरीत चलती है। गर्मियों में हमने पढ़ा है कि गर्मियों में किस प्रकार से यहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है क्योंकि तापमान अधिक होता है तो समुद्र से स्थल की ओर चलना शुरू कर दे। दो ऋतु है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। इसमें तापमान वायुदाब दोनों के बारे में बताना है जो आसानी से हमें बता सकते हैं, हमने ये पढ़ा भी है। उसके बाद में आगे आपका एक है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु या वर्षा ऋतु। वही है, सेम चीज़, सेम वही है जो मानसून का आरंभ के बारे में हमें पढ़ रहे थे कि मई के महीने में उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान के तेज़ी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं अधिक गहराने लगती है। वही हमने पढ़ा है कि अप्रैल और मई के महीने में यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है तो वायुदाब कम हो जाता है, तो हवाएं जो है समुद्र से स्थल की ओर चलना शुरू कर देती है, जिसको कि मानसून की ऋतु कहते हैं। सारी चीज़ें वही हैं इसमें। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में हिंद महासागर से आने वाली दक्षिण गोलार्ध की सनमार्गी पवनें, इसको सनमार्गी पवनें भी कहते हैं, स्थायी पवनें भी कहते हैं, व्यापारिक पवनें, बहुत नाम है इनके जो कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। तो सनमार्गी पवनें जैसे उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो अपने कोरियलिस बल के कारण दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाती है। समुद्र से बहने के कारण या समुद्र के ऊपर से बहने के कारण इनमें नमी की मात्रा अधिक होती है, जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है और जैसे ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो इनके सामने भारत आता है, भारत से टकराती है, स्थल भाग से टकराने के कारण इनमें जो भी जलवाष्प होता है वो यहाँ पर ये गिराने लगती है। कुछ हवाएं भारत के दक्षिण से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर जाती है और वहाँ पर वर्षा करती है। अब भारत में जो मानसून है, मानसून से वर्षा है वो दो शाखाओं के द्वारा होती है। एक है अरब सागर की शाखा, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्योंकि अरब सागर की शाखा ये भारत के पश्चिमी भाग में वर्षा करती है। जैसे ही इस रेखा को पार करती है, इस रेखा से भारत के जो बीच की दूरी है वो 876 किलोमीटर है।
इस भूमध्य रेखा से भारत है वो 876 किलोमीटर उत्तर में। अब जो 876 किलोमीटर का बीच में समुद्र का जो गैप है, इसमें से कुछ हवाएं जो है वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो भारत में दो शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है, एक होती है अरब सागर की शाखा, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। और अगर हम बात करें तो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा वर्षा होती है, होनी चाहिए अरब सागर के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या है कि अरब सागर से जैसे ही पवनें यहाँ पर भारत की तरफ जाती है तो यहाँ पर एक पश्चिमी घाट नाम का पर्वत है, जो हमने पढ़ा भी होगा फर्स्ट चैप्टर में, उससे टकराते ही यहाँ पर अधिकतर वर्षा है वो इस क्षेत्र में एक पतली पट्टी में हो जाती है। जैसे ही हवा उस पर्वत से नीचे की उतरती है उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है और वो वर्षा कम कर पाती है। इसलिए अरब सागर की शाखाओं के द्वारा बहुत कम क्षेत्र में वर्षा होती है। यहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियाँ, यानी कि जो जहाँ पर पर्वत नहीं है, नर्मदा ताप्ती नदी ने पर्वतों को काट दिया है, समतल भूभाग है, वहाँ से हवाएं अंदर तक चली जाती है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वर्षा करती है। दूसरी बात, गुजरात के तटीय भागों में वर्षा करती है, लेकिन राजस्थान में अरब सागर की शाखा वर्षा नहीं करती। कारण क्या है, अरावली पर्वत इन हवाओं के समानांतर है। अगर बिल्कुल इनकी सामने होता, रुकावट पैदा करता, तो राजस्थान में वर्षा होती, इसलिए अरब सागर के द्वारा बहुत कम है वर्षा होती है। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जो हवाएं हैं वो यहाँ पर न्यून वायु दाब का क्षेत्र होता है, तो ये तो अपनी ओर अरब सागर की हवाओं को भी अपनी ओर खींचता है, बंगाल की खाड़ी की हवाओं को भी अपनी ओर खींचता है। तो बंगाल की खाड़ी की हवाएं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होती हुई दूसरी कुछ बंगाल की खाड़ी की पवन है बांग्लादेश, मेघालय की तरफ जाती है, लेकिन आगे हिमालय पर्वत है जिसकी ऊंचाई है वो 6000 से 7000 मीटर ऊंचा है। तो हिमालय पर्वत को हवाएं हैं पार नहीं कर पाती, इसलिए हिमालय पर्वत के समानांतर हवाएं हैं वो पश्चिम की ओर चलने लगती है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। कई बार हमने ये सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में है कि बादल फट गया, अचानक से बहुत तेज वर्षा हुई और वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि अरब सागर की हवाएं भी यहाँ पर पहुँच जाती है, बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर है ऊंचे पर्वत, अब पर्वतों के निकट दोनों हवाएं आपस में टकरा जाती है, नमी की मात्रा अधिक होने के कारण अचानक से पानी वहाँ पर गिरा देती है, जिसको कि हम कहते हैं बादल का फटना भी हमें कहते हैं। तो दोनों शाखाओं के द्वारा भारत में वर्षा होती है। इसकी विशेषताएं आपको करनी है। मानसून की विशेषताएं हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से जो प्राप्त होने वाली वर्ष मौसमी है और जून से सितंबर के बीच में होती है। मौसम विशेष होता है इसका, लगभग 4 महीने का, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीने लगभग भारत में मानसून रहता है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच या भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। भू आकृति यानी कि ऊंचा नीचा धरातल, जहाँ पर मानसून पवनों के सामने कोई अवरोध उत्पन्न होता है वहाँ पर ये जल्द अधिक गिराती है। अगर कोई पहाड़ी या कोई पर्वत, कोई चट्टान इनके समानांतर है तो उसके समानांतर ये निकल जाती है। तो भू आकृति, किसी भी देश की भू आकृति है वो मानसून पवनों के लिए बहुत ही उत्तरदायी है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब समुद्र के निकट वर्षा अधिक होती है, चाहे ये तट है, चाहे पश्चिम का तट है या पूर्व का तट है, क्योंकि जैसे ही हवाएं समुद्र से स्थल भाग की ओर जाती है नमी की मात्रा अधिक होती है, और धीरे धीरे जब अंदर की ओर जाती है स्थल भाग पर ये बढ़ती जाती है, इसमें नमी की मात्रा कम होती जाती है। तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक है कि समुद्र के निकट वर्षा अधिक होगी, क्योंकि यहीं से पानी हवाएं उठाती है और यहीं पर गिरा देती है। स्थल भाग पर पानी या तो नदियों से या फिर कुछ झीलों से ही जलवाष्प के रूप में ऊपर जाता है, अन्यथा कोई पानी के इतने अधिक स्रोत है नहीं। इसलिए समुद्र के तट के निकट वर्षा अधिक होती है और आंतरिक भाग में जैसे आगे की ओर जाते हैं वर्षा की मात्रा है वो घटती जाती है। फिर है कि किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है। आपको पहले बताया मानसून विच्छेद की बात हम कर रहे थे कि 2-3-4 दिन वर्षा होती है, उसके बाद में 5-7-10 दिन वर्षा नहीं होती है, फिर एक वर्षा का दौर आता है, वर्षा होती है, उसके बाद में वर्षा है धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार से आपको मानसून की विशेषताएं वो करनी है। मानसून के निवर्तन की ऋतु, अब मानसून निवर्तन क्या होता है? मानसून का वापिस से लौटना। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि मानसून किस प्रकार से आते हैं, इसकी विपरीत है मानसून के वापिस लौटने की स्थिति क्या है। अब इसने कहा अक्टूबर और नवंबर के महीनों में, अक्टूबर और नवंबर के महीनों के आसपास, यानी कि 15 सितंबर के बाद में है इस क्षेत्र से, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी क्षेत्र से 15 सितंबर के बाद है मानसून हवाएं वापस लौटना शुरू कर देती है। अब क्या होता है यहाँ पर 15 सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर तापमान कम होने लगता है, धीरे धीरे सर्दी आने लगती है। अब तापमान कम होगा तो यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाएगा? अधिक होगा। अक्टूबर नवंबर में इस क्षेत्र में तापमान कम हो जाता है, ठंड पड़ने लगती है, शीत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है, आने लगती है, तो यहाँ पर तापमान कम हो जाता है, वायुदाब अधिक होता है। अब वायुदाब अधिक होगा तो हवाएं हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलना शुरू कर देती है। अब स्थल भाग पर पानी के इतने स्रोत है नहीं, इसमें जलवाष्प की मात्रा हवा में होती नहीं है, इसलिए वो वर्षा नहीं कर पाती है। तो यही है मानसून के निवर्तन या मानसून का वापिस लौटना है, और ये इस पैराग्राफ में हमें अभी दिया हुआ मिलेगा। उसके बाद में भारत की परंपरागत ऋतुएं आपको नहीं
नहीं करना है। वार्षिक वर्षा का वितरण की अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर है, कहीं पर 120 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ मिलता है, 120 125 हम कितना भी लिख सकते हैं। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र और न्यून वर्षा वाले क्षेत्र है। अब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी घाट, ये भारत का पूर्व का क्षेत्र, उत्तर पूर्व का क्षेत्र क्योंकि यहाँ पर गारो खासी और मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। ये हिमालय के निकट का क्षेत्र क्योंकि यहाँ पर हिमालय से वायु टकराती है और अधिक वर्षा करती है। उसके बाद में मध्यम वर्षा का क्षेत्र है, चाहे ये गुजरात का ये दक्षिण का भाग है या मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़, ये मध्यम वर्षा का आता है। न्यून वर्षा में पता है कि राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात, उत्तरी गुजरात का भाग है, वो न्यून वर्षा के अंतर्गत आता है। अब हिमालयी क्षेत्र में लगे क्या होता है? हिमपात होता है, कुछ एक समय ही जल की बूंदों के रूप में वर्षा होती है। लेह लद्दाख में वर्षा है वो मुश्किल से 10 सेंटीमीटर हो पाती है, बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ पर अधिकतर है वो हिमपात के रूप में ही जल है धरातल पर गिरता है। वर्षा की प्रवृत्ता हमें नहीं करना है। उसके बाद में भारत के जलवायु प्रदेश, एक बार हम इसको छोड़ रहे हैं, भारत के जलवायु प्रदेशों का। इसको छोड़ने का कारण है कि जब विश्व की जलवायु के प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे तो वो टॉपिक और ये टॉपिक सेम है, क्योंकि इसमें ABCDE ये कुछ अक्षर बताने होंगे। जिस A का मतलब है उष्णकटिबंधीय, B का मतलब है कि शुष्क क्षेत्र, C का मतलब है समशीतोष्ण, D का मतलब है कि हिमवन जलवायु जहाँ पर बर्फ अधिक है गिरती हो, और E का मतलब है कि ध्रुवीय क्षेत्र। तो वहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो भारत के बारे में साथ करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए, बार बार इसको याद नहीं करना पड़ेगा। मानसून और आर्थिक जीवन की भारत, हमने कई बार सुना भी होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है, और भारत में जो अधिकतर खेती है वो वर्षा निर्भर है। तो भारतीय बजट को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। जिस वर्ष अच्छी मानसून के द्वारा वर्षा हो जाती है उस समय भारत में खाद्यान्न भी बहुत अधिक मात्रा में उगता है और भारत का जो बजट है वो भी अच्छा होता है। अन्यथा अगर भारत में मानसून के द्वारा अच्छी वर्षा नहीं हो पाती है तो भारत में अकाल पड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मानसून के द्वारा भारत का आर्थिक जीवन भी इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद में भूमंडलीय तापन परिवर्तन है, वो प्रकृति का नियम है। भूतकाल से या शुरू से जब से पृथ्वी बनी है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तब से प्रकृति में बहुत से परिवर्तन होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। अब भूमंडलीय तापन का मतलब क्या है कि आपने ग्रीन हाउस शब्द सुना होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, अगर आपने कभी ये शब्द सुना हो, ग्रीन हाउस प्रभाव। भूमंडलीय तापन का मतलब है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, मनुष्य ने आर्थिक विकास शुरू किया, तब से रेलवे लाइन बिछाना, सड़कें बनाना, वृक्षों को काटना, उद्योग लगाना, जिससे क्या हुआ, अनेक मात्रा में विषैली गैसें है वो वायुमंडल में चली गई। पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हुआ करती, लेकिन अब धीरे धीरे लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन या फिर CFC जो कि रेफ्रिजरेटर यानी कि जिसको हम फ्रीज कहते हैं, जेट इंजनों से निकलती है, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। अब वो गैसें क्या करती हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें, जैसे ये सूर्य है, इससे किरणें पृथ्वी की ओर आती है, तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ओर किरणें, सूर्य से किरणें हैं वो पृथ्वी की ओर आती है, जिससे कि हमें उष्मा की प्राप्ति होती है। अब वो सारी गैसें हैं वो सूर्य से आने वाली किरणों को तो पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो पृथ्वी भी तो किरणें छोड़ती है। अब पृथ्वी के द्वारा जो किरणें वायुमंडल की ओर जाती है उनको ये CO2, मुख्य रूप से CO2 गैस है, उनको रोक लेती है। सबसे अधिक भूमंडलीय तापन यही गैस पैदा करती है। अब ये गैस रोक लेती है तो पृथ्वी का जो औसत तापमान पहले लगभग 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से थोड़ा कम हुआ करता था, लेकिन 1990 के बाद लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और आज है वो 15.3 डिग्री सेल्सियस पूरी पृथ्वी का औसत तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब 0.1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है तो भी पूरी पृथ्वी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होगा कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ़ है या फिर हिमालय की बर्फ़ पिघल जाएगी, नदियों में बाढ़ आएगी, समुद्र का जल स्तर, समुद्र में जाएगा पानी,
समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा तो समुद्र के निकट के जो प्रदेश है उसमें डूब जाएंगे। तो भूमंडलीय तापमान यही है। इसी के गैसों के बारे में बताना है, किस प्रकार से लगातार पृथ्वी पर कौन कौन सी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, CFC गैसें बढ़ती जा रही है, जिससे सूर्य से आने वाली किरणें तो पृथ्वी तक पहुँच जाती है, लेकिन पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई किरणों को ये गैसें रोक लेती है, और जिससे कि लगातार पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ रहा है, और ये पृथ्वी के लिए बहुत अधिक खतरनाक है। इससे बहुत अधिक परिवर्तन भी हो जाएंगे। जो कृषि प्रारूप है, उस जो फसल पकने का समय वो छोटा हो जाएगा। एक समय तो बहुत अधिक खाद्यान्न का उत्पादन होगा, लेकिन उसके बाद में वृक्ष नष्ट हो जाएंगे, वर्षा में परिवर्तन हो जाएगा, तो धीरे धीरे अकाल पड़ने लगेगा और लोगों के लिए एक भयावह स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। नदियों में एक बार बाढ़ आएगी, पानी की मात्रा अधिक होगी, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा, पहले लोग बाढ़ से मरेंगे, उसके बाद में जो बर्फ पिघल जाएगी तो नदियों में पानी नहीं रहेगा, उसके बाद में अकाल से लोग मरेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति भूमंडलीय तापमान से उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उसके बाद में आपकी जो शॉर्ट है, जिसमें कि 30 शब्दों में अंदर, एक तो है मॉनसून। मॉनसून से आपका क्या अभिप्राय है? शुरू ये इसने दे रखा है कि महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्द है, उसमें हमें देखो कि मॉनसून क्या होती है। शुरू में दे रखा है कि मॉनसून मौसम शब्द से, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अनुसार होता है, अर्थ होता है कि मौसम के अनुसार हवाओं का पलटना, जो हमने शुरू में पढ़ा था। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ये भी हमने पढ़े हैं। जेट प्रभाव क्या होता है, आपको बताया था कि 100 मंडल में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में एक लहरदार आकृति में, इस प्रकार की आकृति में हवाएं चलती है, उसको हम जेट प्रवाह कहते हैं। अंतर उष्ण अभिसरण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें जब सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है तो सूर्य किरणें सीधे पड़ती है, सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है, और एक न्यून वायुदाब का, अधिक न्यून वायुदाब का या अति न्यून वायुदाब का या कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम ITCZ या अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। भारतीय मानसून की विशेषताएं, वर्षा है, निश्चित और नियमित है, सभी को पता है कि वर्षा कभी अधिक हो जाती है, कभी कम होती है, कभी समय पर मानसून आती है, कभी समय पर मानसून नहीं आती है। 3 विशेषताएं हैं। भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 कारक, धरातल पर वायुदाब और पवनों का वितरण, हमने शुरू में पढ़ा था, मानसून के बारे में पढ़ रहे थे। ऊपरी वायु संचरण और जेट प्रवाह, जेट प्रवाह की हमने बात की थी कि जेट वायुधारा या जेट प्रवाह क्या होता है। शीतकाल, पश्चिमी विक्षोभ का मैंने आपको बताया था कि भारत के पश्चिम में ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इससे थोड़ा सा पश्चिमी और जाते हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, और उसके निकट है कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर है। जब कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से सर्दियों के समय आते हैं ये पश्चिमी विक्षोभ, लगभग नवंबर से शुरू होते हैं, नवंबर के लास्ट में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सर्दियों में, शीत ऋतु में जब हमारे यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। वहाँ से जो पश्चिमी जेट प्रवाह, पश्चिम यानी पश्चिम से हवा आसमान में इस प्रकार से पूर्व की ओर चलती रहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो आसमान में हवा चलती है उसको पश्चिमी जेट प्रवाह कहते हैं। उसके द्वारा कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से कुछ नमी की मात्रा को भारत में लाया जाता है और यहाँ पर उससे वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भी होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? अब ये देखो, पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागर, यानी कि ये भारत के जो पश्चिम में जितना भी क्षेत्र है ये पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आता है। पहले ही बात की थी हमने, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया में है वो अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, ओमान, कुवैत, ये कुछ देश हैं जो कि पश्चिमी एशिया में आते हैं। मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं? मानसून वर्षा का अचानक से एकदम से शुरू होना मानसून प्रस्फोट कहलाता है। बादल बरसते हैं, पानी उड़ेलते हैं। भारत में अत्यधिक गर्म और ठंडे स्थानों के नाम बताइए, विषमताओं का कारण स्पष्ट दीजिए। गंगानगर या चूरू में जो तापमान है राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि दिसंबर में कश्मीर का तापमान, यानी कि कश्मीर में द्रास, कारगिल का क्षेत्र है, यहाँ पर गिलगिट कारगिल, यहाँ पर क्षेत्र जो है यहाँ पर द्रास में तापमान है लगभग -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कारण पता है हमें कि जो चूरू और गंगानगर है वो रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है, जबकि द्रास है वो ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है और वहाँ पर बर्फ गिरती रहती है। सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान और शुष्क स्थानों के नाम बताएं। सर्वाधिक वर्षा वाला पता है मौसिनराम है, शुष्क है वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर है, द्रास, लेह लद्दाख भी बता सकते हैं। जलवायु प्रदेश क्या होते हैं ये एक बार आपको नहीं करना, जलवायु प्रदेश क्या होता है क्वेश्चन नंबर 11। वर्षा की परिवर्तनीयता क्या अभिप्राय, ये भी छोड़ो, आपको नहीं करना है। भारत के पश्चिमी तट और मेघालय में वार्षिक वर्षा का विचरण गुणा कम है, ये भी आपको नहीं करना है। 11वां, 12वां और 13वां नहीं करना है। उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है? हमने पहले बताया कि लगभग नवंबर के लास्ट में होते हैं। पश्चिमी चक्रवातों से, पश्चिमी विक्षोभों से हमें वर्षा प्राप्त होती है, जो कि रबी की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। और ये कहाँ से आते हैं? पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागर से इनकी उत्पत्ति होती है, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। अब मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ियों की जो आकृति है वो कीप के आकार की है।
अब मौसिनराम है वो मेघालय में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर गारो हो गई, उसके बाद में खासी और जयंतिया। अब ये 3 पहाड़ियाँ हैं। बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस प्रकार से उत्तर की ओर जाती है तो तीनों पहाड़ियों के बीच में हवाएं हैं वो फंस जाती है, निकल नहीं पाती है। इधर से जाती है तो जयंतिया पहाड़ी आ गई, पश्चिम की ओर जाती है गारो पहाड़ी आ गई, उत्तर की ओर खासी पहाड़ी है, वापस हवाएं जाएगी नहीं क्योंकि पीछे से हवा का दबाव है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके बाद में है कि मैंगलोर, चेन्नई लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी मैंगलोर में वर्षा जून से सितंबर में होती है और चेन्नई जाड़ों में। अब मैंगलोर है वो कर्नाटक में है। मैंगलोर कहाँ पर है? ये रहा कर्नाटक में। और इसी के बिल्कुल सीध में है चेन्नई। चेन्नई भारत के पूर्व में है, मैंगलोर पश्चिम में है। अब कि मैंगलोर में क्या होता है, जून से सितंबर के बीच में वर्षा होती है, जबकि चेन्नई में जून से सितंबर के बीच में वर्षा नहीं होती। इसका कारण क्या है कि अरब सागर की पवनें जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो मैंगलोर में ये वर्षा कर देती है। मैंगलोर के निकट यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है, इस प्रकार से एक लंबाकार आकृति है। अब जैसे ही उस पर्वत से पार उतरती हवाएं तो उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है और जैसे ही वो चेन्नई तक पहुंचती है उसमें नमी की मात्रा नहीं रहती, इसलिए चेन्नई है वो सूखा रह जाता है। अब बंगाल की खाड़ी की हवाओं के द्वारा सूखा देखो कैसे रहता है। अब बंगाल की खाड़ी की हवा इस प्रकार से जाती है, जाती वो थोड़ा सा टर्न लेती है तो उसके सामने सबसे पहले आंध्र प्रदेश आता है। सबसे पहले कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश आता है। तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, शुष्क रह जाता है। अब इस चेन्नई के आसपास के क्षेत्र में वर्षा कब होती है? शीतकाल में। मैंने बताया शीतकाल में हवाएं हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, तो इस स्थल भाग से हवाएं हैं वो समुद्र की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है। जैसे ही बंगाल की खाड़ी को पार करती है, क्योंकि भारतीय आकृति त्रिभुजाकार है, उसके सामने तमिलनाडु का क्षेत्र आता है, इसलिए यहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है। नवंबर और दिसंबर में चेन्नई में वर्षा होती है। मुंबई का मौसम न सर्दियों में ठंडा और न ही गर्मियों में गर्म होता है। जितने भी तट पर क्षेत्र है, समुद्र तट के निकट है, चाहे मुंबई है, चाहे तिरुवनंतपुरम है, चेन्नई है, कोलकाता है, यहाँ जो समुद्र का जो तापमान है बना रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें पानी में 200 मीटर गहराई तक प्रवेश करती है, तो पूरे दिन में वो पानी गहराई में प्रवेश करती है। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, धीरे धीरे समुद्र से गर्मी है वो बाहर की ओर निकलनी शुरू होती है। जैसे समुद्र का पानी ठंडा होने लगता है, तापमान कम होने लगता है, सुबह के समय वापिस सूर्य निकल जाता है। जबकि स्थल भाग में क्या होता है कि सूर्य किरणें सिर्फ 10 से 20 मीटर गहराई तक प्रवेश कर पाती है। स्थल भाग है वो अचानक से गर्म हो जाता है, अचानक से ठंडा हो जाता है। इसलिए मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र में न तो अधिक सर्दियाँ होती है और न ही अधिक गर्मियाँ होती है। विशाखापट्टनम में हैदराबाद से ज़्यादा वर्षा होती है। अब हैदराबाद है वो यहाँ पर आंतरिक भाग में है, विशाखापट्टनम है वो तट के बिल्कुल निकट है, तो तट के निकट है वहाँ पर वर्षा अधिक होगी, और जो आंतरिक भाग में वहाँ पर वर्षा कम होती है, क्योंकि आंतरिक भाग तक हवाएं पहुँचते पहुँचते उनमें नमी की मात्रा है कम हो जाती है। गंगा की घाटी में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। ये है गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र गंगा घाटी कहलाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों होती है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं पश्चिम की ओर जाती है, नमी की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए वर्षा कम होती जाती है। जब मालाबार तट पर भारी वर्षा होती है, तमिलनाडु शुष्क रहता है। वो जो मैंगलोर और चेन्नई का मैंने उदाहरण दिया था, ये है मालाबार तट, केरल के निकट का मालाबार तट। यहाँ पर वर्षा होती है तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र शुष्क रहता है। आपको बता दिया था, क्योंकि हवाएं जो है यहाँ पश्चिमी घाट के ऊपर चढ़ती है, वर्षा करती है, लेकिन जैसे ही दूसरी ओर नीचे उतरती है तो वहाँ पर वर्षा नहीं होती, क्योंकि हवाओं में नमी की मात्रा नहीं रहती है। पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की ओर अपेक्षा वर्षा अधिक होती है, सेम वही चीज़ है। भारत में वर्षा अधिकांश ग्रीष्म ऋतु में होती है, कारण यही है ग्रीष्म ऋतु में न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलना शुरू कर देती है, इस कारण से वर्षा होती है। भारत में तटीय प्रदेशों में गर्मी और जाड़े की ऋतु के मध्य तापमानों में विशेष को अंतर नहीं। तटीय क्षेत्र कौन से होते हैं? जब किसी देश की सीमा समुद्र को छूती है तो भारत का ये तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और ये पूर्वी तटीय क्षेत्र। आपको मुंबई का जो एग्जाम्पल दिया था सेम वही देना है, क्योंकि समुद्र के निकट है, इसलिए यहाँ पर विषम तापमान नहीं होता, समकारी प्रभाव रहता है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। लगभग संपूर्ण भारत में सितंबर और अक्टूबर के महीने में औसत अधिकतम तापमान काफ़ी ऊंचा होता है। भारत में जून मास में सबसे अधिक गर्म महीना होता है, तापमान होता है। इसके पश्चात मानसून पवनों के कारण तापमान में गिरावट आती है। जैसे ही वर्षा होती है ठंड होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वर्षा ऋतु होती है एकदम से उमस होती है। सितंबर के महीने अक्टूबर महीने में आप देखेंगे, सितंबर के लास्ट अक्टूबर शुरू में अचानक से उमस होती है, थोड़ा सा एक बार तापमान बढ़ता है, लेकिन फिर तापमान कम होने लगता है। फिर है भारत का बजट है मानसून का जुआ कहलाता है। मैंने आपको पहले बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत के अधिकतर कृषि और मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून के द्वारा अच्छी वर्षा होती है तो भारत में अधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है, अधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है जिससे कि अधिक उद्योग चलते हैं, हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं, तो भारत का बजट है वो अच्छा होता है। इसलिए भारत का बजट है वो मानसून का जुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न है।
अगर एक बार से हमने एक दो बार हमने चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है, जो भी पीछे हमने किया है, अगर वो चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है तो सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर से मिलते हैं और सारे आसान क्वेश्चन है, रट्टे मारने में। अब देखो जलवायु में एक प्रकार का एक होते हुए भी भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है, शुरू में हमने किया था, जिसमें कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता के बारे में कंपेरिजन है करना था। इसमें कॉलम दे भी रखा है कि शुरू में है ये, आपको पेज नंबर बता देता हूँ। जो हमारा लॉन्ग का है वो है मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता, वो सारा का सारा इसमें कॉलम करना है। फिर है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, चारों हमने किए हैं और उनके बारे में हमें किसी एक मौसम की जानकारी देनी है। मानसून निवर्तन की ऋतु क्योंकि आसान है, इसने दे भी रखा है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ये भी हमने किए थे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले कौन से कारक है, स्थिति और ऊंचाई संबंधी जो कारक है वो इसमें करने हैं। उसके बाद में इसने कहा है कि एक टिप्पणी लिखनी है, अंतर उष्णकटिबंधीय विषण क्षेत्र, काल बैसाखी, आम्र वर्षा, ये सारे कॉलम में दिए गए हैं। काल बैसाखी, अंतर उष्णकटिबंधीय विषण क्षेत्र, भारतीय मानसून की प्रकृति, उसके नीचे कॉलम में दिया गया है जिसमें से 2-3 लाइनें हमें याद करनी होती है। उसके बाद में काल बैसाखी, आम्र वर्षा, ये पेज नंबर B69 पर दिया गया। आम्र वर्षा क्या होती है, काल बैसाखी क्या होती है, ये सारी चीज़ इसमें दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ है, मानसून का उत्क्रमण है या मानसून किस प्रकार से आती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों का सविस्तार वर्णन कीजिए। आपको निशान लगाकर मैंने एक स्नैप भेजी थी कि अरब सागर की पवनें भारत में किस प्रकार से प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी की पवनें प्रवेश करती है। भारत में 2 शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है, लेकिन अधिकतर भारत में वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की पवनों के द्वारा होती है, वो आंतरिक भाग तक प्रवेश कर जाती है। मानसून, भारतीय मानसून की प्रकृति का वर्णन कीजिए, जो हमने आज ही पढ़ा है कि भारतीय मानसून की प्रकृति के बारे में। ये रहा भारतीय मानसून की प्रकृति। इसमें हमें क्या लिखना है कि मानसून का आरंभ होना, इसमें से 4-5 लाइनें हमें लिखनी होती है। उसके बाद में हमें इसमें लिखना है कि मानसून में वर्षा लाने वाले तंत्र कौन से हैं, 2 तंत्र इसमें दिए गए, 2 ही तंत्र हमें लिखने हैं। उसके बाद में है मानसून में विच्छेद और मानसून का निवर्तन, ये चारों चीज़ें हमें किस में लिखनी है, प्रश्न नंबर 7 में लिखनी है। अब प्रश्न नंबर 7 में हमें ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बारे में नहीं लिखना है। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले या कहीं पर आपको दिक्कत आए या समझने में कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये लेसन या 4 चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके आपको क्वेश्चन लिखने के लिए बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। अब इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम देखते हैं कि पहला है 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। इसमें है पहला, मौसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है, पहला। दूसरा, उसके बाद में 5वां, गंगा घाटी में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती क्यों जाती है। छठा, क्योंकि छठा प्रश्न जब हम कर लेते हैं 2-3 प्रश्न इसमें काउंट हो जाते हैं। छठा आपका प्रश्न है, जब मालाबार तट पर भारी वर्षा होती है तमिलनाडु पे एक शुष्क रहता है। उसके बाद में भारत का बजट है, मानसून का जुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में आपका पहला देखिए, लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। इसमें जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य होती है, भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है, ये राइट करने के लिए बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में आप कीजिएगा तीसरा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद में है भारतीय मानसून की प्रकृति। तो ये क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। अगर फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो वो फ़ोन करके या SMS करके पूछ सकता है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसको आप क्वेश्चन राइट करके मुझे सेंड करोगे और पूरा जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन है वो सारे याद करोगे। चैप्टर पहले आपको पढ़ने के लिए बोल रखा है, अगर 2 बार आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में सारे के सारे ये क्वेश्चन है, इसके आंसर है, सभी के सभी आंसर है हम बुक से कर सकते हैं, चैप्टर से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से हम रट्टा मारेंगे। थैंक यू।